हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, जरा इनका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए परम्यूटेशन, परम्यूटेशन एक मैथमेटिकल वर्ड है, लेकिन जब अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है इसका, अरेंजमेंट। जैसे हम चीज़ों को अरेंज करते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है ना, अरेंज करना मतलब परम्यूट करना। ठीक है, तो परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स। ओके, तो परम्यूटेशन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है ना, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ओके, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। मान लो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको मुझे अरेंज करना है। ठीक है, उनमें से कुछ लेने हैं या एक साथ सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है ना, हियर ऑब्जेक्ट्स मे बी अलाइक और डिफरेंट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए वो सेम भी हो सकते हैं, दिखने में एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे रेड पेन से स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे ब्लू पेन से, इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट्स की जो अकरेंस है ना, वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए। आई बात समझ में, ऑब्जेक्ट्स की जो अकरेंस है वो किस में होनी चाहिए, एक ऑर्डर में होनी चाहिए। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, कॉम्बिनेशन वर्ड लिखेंगे। अब देखिए परम्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, परम्यूटेशन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, इनका बेसिक जनरल मीनिंग समझ लेते हैं अपन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वर्ड है वो तो एक मैथमेटिकल वर्ड हो गया, लेकिन उसके अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। ठीक है, या फिर कलेक्शन हो गया आपका, या फिर कमेटी हो गया, कमेटी बनाते हैं ना अपन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है सिलेक्शन या कलेक्शन या कमेटी, तो समझ लो कि वो किसकी बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। क्लियर। ओके, अब देखिए कॉम्बिनेशन रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच मे बी अलाइक और डिफरेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होंगे, उनमें से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है ना, चलिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और अलाइक भी हो सकते हैं। अलाइक मतलब एक जैसे, ठीक है, दिखने में। ओके, अब यहाँ पे रेड पेन से स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे आप, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, अरेंजमेंट में जो अरेंजमेंट करते हैं उसमें ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन सिलेक्शन करना या कलेक्ट करना चीज़ों को, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, फिर आप रेड पेन से नोट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए नोट में क्या कह रहा है, ऑल गॉड मेड थिंग्स विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट। ये तो आपको भी पता है कि जो भगवान की बनाई चीज़ हैं वो सभी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, वो कभी एक जैसी नहीं हो सकती। ओके, एंड मैन मेड थिंग्स मे बी अलाइक और डिफरेंट। ठीक है ना, और जो हम लोग कोई चीज़ें बनाते हैं तो वो आइडेंटिकल भी बना लेते हैं और उसको डिफरेंट भी बना देते हैं। चलिए फिर उसके बाद में ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, थ्योरम्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है ना, अब पहले हम परम्यूटेशंस पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो देखिए थ्योरम 1 यहाँ पे ये रेड पेन से लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या कहती है, NP-N। ये क्या है, NP-N। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो ये तो एक मैथमेटिकल वर्ड हो गया, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो देखिए, और इसका मीनिंग क्या होगा इस लाइन का, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लो हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको एक रो में मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। NP-N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। सबको एक साथ उठाएंगे और उनको अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है ना, इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए उनको अरेंज करना मतलब इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग एन प्लेसेस विद द गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मान लो एन ऑब्जेक्ट्स हमें अरेंज करने हैं और सबको एक साथ उठाना है, तो सबको उठाएंगे
और उनको क्या करेंगे, अब जब अरेंज करना है तो n प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे ना अपने को, ठीक है, तो उनको n प्लेसेस पे अपन डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब देखिए n प्लेसेस, ये हमारे पास n प्लेसेस हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड n-1th nth, ओके। नंबर ऑफ चॉइसेस टू फिल दीज n प्लेसेस, ठीक है। मान लो फर्स्ट प्लेस है और हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट प्लेस को फिल करूँगा। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक प्लेस है, तो कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ इसको, n तरीके से, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है ना यहाँ पे। चलिए, अब वो कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो यहाँ पे आ गया अब वो दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकता है। इसका मतलब नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, n-1, ठीक है। चलो, ये दो प्लेस आपने फिल कर दिए, तो दो ऑब्जेक्ट हमारे फिक्स हो गए, उनको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। जो इन दो प्लेसेस पे आ जाएंगे वो किसी अदर प्लेस पर नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगी, n-2, ठीक है। ऐसे ही फिल करते जाएंगे, लास्ट में 1, ओके। तो देखिए, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू n इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, टेकन ऑल एट ए टाइम, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने सिंपल लिख दिया है, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है कि सबको अरेंज करना है, उसको भी अरेंज करना है एंड दूसरे ऑब्जेक्ट को भी लेना है एंड तीसरे ऑब्जेक्ट को भी एंड फोर्थ, सबको अरेंज करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और ये किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NPN जो सिंबल है हमारा NPN, ठीक है, तो यहाँ पे NPN किसके इक्वल हुआ, n फैक्टोरियल के। और NPN का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ओके, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट जो भी है, ओके। फिर यहाँ पे नोट में, ये नोट रेड पेन से लिखेंगे आप लोग। अब देखिए, NPN इज ऑल्सो डिनोटेड बाई PN, और ANN, इस तरीके से। तो ये वाला सिंबल तो बिल्कुल यूज होता ही नहीं है कॉम्पिटिशन में, ये बाय द वे 1% चांस है, लेकिन ये वाला सिंबल यूज होता है आपका NPN, ठीक है ना। 99% जो सिंबल यूज होता है वो कौन सा होता है, NPN, क्लियर। तो चलिए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी थ्योरम 2 क्या है, NPR। अभी तो हमने NPN पढ़ा था ना। NPN का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे NPR की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, ओके, इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग आर प्लेसेस विद द गिवन ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। मान लो मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, मुझे 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और एट ए टाइम 4 लेने हैं मुझे, कितने लेने एट ए टाइम, 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 4 ऑब्जेक्ट्स उठाऊंगा मैं तो 4 प्लेसेस को फिल करूंगा ना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 4 प्लेसेस को फिल करूंगा, ठीक है। तो यही सब कुछ ये वाली डेफिनेशन कह रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखिए, आर प्लेसेस, हमने आर प्लेस कंसिडर किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, r-1th rth प्लेस, ओके। अब हमें इनको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ चॉइसेस टू फिल आर प्लेसेस, अब देखो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके अपन क्या करेंगे, आर प्लेसेस को फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लेस, जैसे मान लो ये फर्स्ट प्लेस है, इस पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किसी अदर प्लेस पे नहीं जा सकता, वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरे प्लेस के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, n-1, ठीक है। फिर इस प्लेस को अपन फिल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किसी अदर प्लेस पे नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से अपन फिल करते जाएंगे। अब देखो, जैसे सेकंड प्लेस है तो यहाँ पे n-1, थर्ड प्लेस है तो ये n-2, मतलब इससे एक कम, ठीक है। तो r-1th प्लेस पे क्या होगा, कितने तरीके से फिल करेंगे इसको, n-r-2, ठीक है। और rth प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं अपन, n-r-1, ओके।
तो देखिए, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। एनपीआर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ओके, तो दिस इक्वल्स टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो दिस इंटू दिस अप टू दिस। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको हमने लिखा n माइनस आर प्लस टू, इसको लिखा हमने n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ऊपर जो है कंटिन्यूड प्रोडक्ट बना दिया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे n माइनस आर, आगे के टर्म्स कौन से होंगे यहाँ पे n माइनस आर माइनस वन अप टू 3 to 1। ठीक है ना, इसके लिए हमने न्यूमरेटर में कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है? n माइनस आर नंबर्स को। तो जितना आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है उतना ही अपने को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा आपका कंप्लीट n फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस आर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इसका मतलब npr का क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये अपना एक फॉर्मूला रेडी हो गया इसका npr का। npn क्या होता है? n फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जीरो फैक्टोरियल की, कि जीरो फैक्टोरियल को जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम में 1 लिया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्यों लेते हैं जीरो फैक्टोरियल को 1? तो देखिए, जैसे अपने पास ये फॉर्मूला है npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो पुट r इक्वल्स टू n, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया? r इक्वल्स टू n पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे npn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने प्रूव किया था कि npn किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के। तो n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जीरो फैक्टोरियल कितना आ गया यहाँ पे? 1। अच्छा, अब देखो, दस जीरो फैक्टोरियल हैज़ नो मीनिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। इसका कोई मीनिंग नहीं है, फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन होती है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू मेक द फॉर्मूला npr इक्वल्स टू दिस वैलिड फॉर r इक्वल्स टू n, तो इस फॉर्मूले को वैलिड बनाने के लिए, ठीक है, फॉर r इक्वल्स टू n, जीरो फैक्टोरियल को क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये रीजन होता है जीरो फैक्टोरियल को 1 लेने का। क्लियर? तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल। ओके, के बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव। ओके, तो देखिए, जैसे npr का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे r लेस देन और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, पुट r इक्वल्स टू n प्लस के, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? r इक्वल्स टू n प्लस के पुट करेंगे। ठीक है, n तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है ही, और यहाँ पे k क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इन फर्स्ट npn प्लस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन माइनस के फैक्टोरियल। क्लियर? अब यहाँ पे npn प्लस के क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे npr क्या होता है? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ओके, तो यहाँ पे npn प्लस के क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स टेकन n प्लस के ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो हमें 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, एट ए टाइम 8 उसमें से उठाने हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो सिर्फ 6 ही हैं और उठाने हमें कितने? 8, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उनका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि 6 में से 8 ऑब्जेक्ट्स हम नहीं उठा सकते ना, क्योंकि हमारे पास उतने ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, बट द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n प्लस के ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज 0। क्लियर? देयरफॉर npn प्लस के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और दिस इक्वल्स टू क्या दे रखा है? n फैक्टोरियल अपॉन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो एक नेचुरल नंबर है n फैक्टोरियल, तो इसको 0 में भेज देंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल, वो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ऑल्दो माइनस के फैक्टोरियल, के बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव, हैज़ नो मीनिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, बट if 1 upon minus k factorial is taken as 0, then the formula npr equals to this will become valid for r greater than n। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड होगा किसके लिए? r greater than
एन के लिए। हैंस फॉर आर ग्रेटर देन एन, एन पी आर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन पी आर की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, कब? जब आर की वैल्यू एन से ग्रेटर होगी। ओके, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एन पी आर। एन पी आर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉप 1, एन पी 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। एन पी एन, एन फैक्टोरियल होता है। एन पी 1 होता है आपका एन। ओके, जब आप उस फॉर्मूला लगाओगे ना एन पी आर के फॉर्मूले में, एन पी आर इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको एक बार ओपन कर देते हैं, तो एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एन। क्लियर? तो इसको आप याद रखेंगे, एन पी 0 1, एन पी एन, एन फैक्टोरियल, ये तो हमने प्रूव ही कर दिया था, और एन पी 1 इक्वल्स टू एन, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? एन पी आर इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1, ठीक है। फर्दर आपको अगर ओपन करना है तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 पी आर माइनस 2। जैसे एन सी आर की प्रॉपर्टी होती है ना, तो एन सी आर में क्या होता है? वहाँ पे एन अपॉन आर आता है यहाँ पे नीचे, लेकिन यहाँ पे एन पी आर के केस में नीचे आर नहीं आएगा, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की, तो वहाँ पे क्या था? एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर था, लेकिन यहाँ पे नीचे आर नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नीचे आर नहीं आएगा, वैसे ही यहाँ पे नीचे आर नहीं आएगा। तो एन पी आर अपॉन एन पी आर माइनस 1 क्या होता है? एन माइनस आर प्लस 1। क्लियर? तो ये आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन सी आर कैपिटल लेटर्स में, और ये रेड पेन से लिखेंगे प्रॉप 1, प्रॉप 2, प्रॉप 3, ठीक है। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इन पे। अब देखिए, अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इफ एन पी 3 इक्वल टू 24 देन फाइंड एन। ओके, तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे एन पी 3 इक्वल टू दे रखा है आपको 24, तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, मैंने इसको 3 बार ओपन किया, तो यहाँ पे बचेगा एन माइनस 3 पी 0 इक्वल्स टू 24। अब एन पी 0 क्या होता है? 1, ठीक है। इसकी जो वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पे इनको जरा ऑर्डर में लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। ये देखिए LHS में क्या है? 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। और RHS में भी क्या हो रहा है? 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा है, फिर इससे जस्ट 1 लेस, फिर इससे जस्ट 1 लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, तो n किसके साथ कंपेयर होगा? 4 के साथ, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाला। ये क्या कह रहा है? इफ 5 इंटू 4 पी आर इक्वल टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1 देन फाइंड आर। ओके, तो देखो 5 इंटू इसको लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना बनेगा? 6 माइनस आर फैक्टोरियल बनेगा ना यहाँ पे। तो इसको ओपन कर देते हैं, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, और फिर बचेगा अपने पास 4 माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल से ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड में भी क्या है? 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। ये बड़ा है, ये जस्ट 1 यूनिट छोटा है, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे और इसको इसके साथ, तो बात बराबर है। तो 6 माइनस आर इक्वल्स टू 3, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3, ठीक है। आंसर हो गया आपका। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तब भी 3 आएगा। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? m प्लस एन पी 2 इक्वल्स टू 56
and m minus n p2 equals to 12, then find all possible ordered pairs mn, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें m और n की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलो जरा देख लेते हैं। देखिए m प्लस n p2 इक्वल्स टू 56, तो इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। m प्लस n इंटू एम प्लस एन माइनस 1 और ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 2 p0 इक्वल्स टू 7 इंटू 8। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन p0 टाइप का हो गया ना, ये 1 हो जाएगा आपका। चलिए अब देखो ये नंबर बड़ा है और ये जस्ट 1 लेस है यहाँ पे, तो देखिए m प्लस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। इसको अपन इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, m माइनस एन p2 इक्वल्स टू 12, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो m माइनस एन और ये हो जाएगा m माइनस एन माइनस 1, तो ये क्या बचेगा m माइनस एन माइनस 2 p0 इक्वल्स टू 12 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। n p0 1 होता है, तो दिस इम्प्लाइज m माइनस एन इंटू एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, हियर लेफ्ट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। राइट हैंड साइड इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पे m माइनस एन इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो 2m इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से m इक्वल्स टू आ जाएगा 6, ठीक है। पुट इन फर्स्ट वी गेट व्हाट, n इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा ना यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज mn का सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, वो है 6,2, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो चलिए अब आप पहले इनको नोट कर लीजिएगा, उसको तो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, इफ k प्लस 5p k प्लस 1 इक्वल्स टू 11/2 इंटू k माइनस 1 इंटू k प्लस 3p k, ओके। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड k। अपने को यहाँ पे k बताना है, देख लेते हैं जरा इसको। तो देखिए k प्लस 5p k प्लस 1 इक्वल्स टू 11/2 इंटू k माइनस 1 k प्लस 3p k, ठीक है। अब इसको अपन दो बार ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 5 इंटू k प्लस 4, ठीक है। तो क्या बचेगा k प्लस 3p k माइनस 1, ये बचेगा यहाँ पे। दिस इक्वल्स टू 11/2 k माइनस 1 k प्लस 3p k, ठीक है। अब देखो इसको अपन यहाँ से उठा के इसके नीचे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा k प्लस 3p k माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखो अपने पास प्रॉपर्टी होती है NPR अपॉन NPR माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपन। तो दिस इम्प्लाइज k प्लस 5 इंटू k प्लस 4 इक्वल्स टू 11/2 इंटू k माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 3, ठीक है, माइनस k प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 5 इंटू k प्लस 4 इक्वल्स टू 11/2 इंटू k माइनस 1 इंटू वॉट 4, ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 20 इक्वल्स टू 22k माइनस 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 7k माइनस 6k प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज k इंटू k माइनस 7 माइनस 6 इंटू
k माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k माइनस 6 इंटू k माइनस 7 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू वॉट 6,7। ठीक है, तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे k की, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए 56p r प्लस 6 रेज टू 54p r प्लस 3, ओके, दिस इक्वल्स टू वॉट 30800 रेज टू 1। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ rp2। rp2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे r फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो रेशियो को अपन ऐसे लिख लेते हैं, r प्लस 6 अपॉन 54p r प्लस 3 इक्वल्स टू 30800 अपॉन 1। अब चलिए इसको दो बार ओपन कर लेते हैं। 56 इंटू 55 इंटू ये हो जाएगा आपका 54p r प्लस 4, ठीक है, डिवाइड बाई 54p r प्लस 3 इक्वल्स टू 30800। इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे NPR अपॉन NPR माइनस 1 की। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 54 माइनस R प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, दिस इक्वल्स टू वॉट 10, तो दिस इम्प्लाइज 51 माइनस R इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ rp2, तो rp2 मतलब 41p2 ऐसा हो जाएगा। तो चलो इसको ओपन कर देते हैं। तो 41 इंटू 40 इंटू 39 p0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 1640, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 11PR इक्वल्स टू 990। ओके, तो अपने को यहाँ पे आर फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो देखिए 11PR इक्वल्स टू 990, यहाँ पे अपन डेफिनेशन यूज़ करेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली तो देखिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो फाइनली ऊपर कितना बन जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो 1 अपॉन दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस R इक्वल्स टू 8, कंपेयर कर देंगे ना इसको, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। चलिए अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 8p5 प्लस 5 इंटू 8p4 इक्वल्स टू वॉट 9PR। ठीक है ना, तो चलिए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 8p5 प्लस 5 इंटू 8p4 इक्वल्स टू 9PR, तो दिस इम्प्लाइज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5, नीचे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, डेफिनेशन यूज़ किया हमने NPR का, 5 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी हमने NPR का डेफिनेशन यूज़ कर लिया। NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, इसको अपन लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस R फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस R फैक्टोरियल। तो देखिए 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे 1 अपॉन 6 5 अपॉन 24 इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 माइनस R फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 24 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन
24 इक्वल्स टू 9/9 माइनस आर फैक्टोरियल। 4 + 5 9 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस आर फैक्टोरियल। और 24 क्या होता है, ये होता है आपका 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल इज व्हाट 24, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। तो 9 माइनस आर इक्वल्स टू 4, तो आर इक्वल्स टू व्हाट 5, यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अब देखो थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 22p r+1 रेज टू 20p r+2 इक्वल्स टू 11^52, ठीक है। तो चलो जरा देख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 22p r+1 अपॉन 20p r+2 इक्वल्स टू वॉट 11/52, क्लियर। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी अपने को। तो ये हो जाएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, तो कितना बचेगा 21 माइनस आर फैक्टोरियल इनटू, जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/52। 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 22 इंटू 21 इंटू 20, इसको हमने ओपन कर लिया 22 फैक्टोरियल को, ऐसे इसको करेंगे 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर और ये हो जाएगा आपका 18 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसको हमने ओपन किया है 21 माइनस आर फैक्टोरियल को, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/20 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/52। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस 11 से ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 21 इंटू 52 इक्वल्स टू 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को लिखेंगे अपन 12 इंटू 13 इंटू 14, यहाँ पर भी अपन ऑर्डर में लिखते हैं। तो 19 माइनस आर 20 माइनस आर इंटू 21 माइनस आर। तो यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सबसे छोटा है और यहाँ पे ये सबसे छोटा है, तो इनको कंपेयर कर दो। तो देखिए 12 इक्वल्स टू 19 माइनस आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7, ठीक है। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2n+1 pn-1 रेज टू 2n-1 pn इक्वल्स टू 3/5, देन फाइंड n, ओके। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए 2n+1 pn-1 अपॉन 2n-1 pn इक्वल्स टू वॉट 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका n+2 फैक्टोरियल npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना, इनटू इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n-1 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू वॉट 3/5। तो देखिए अब इसको ओपन कर लेते हैं 2n+1 इंटू 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं n+2 n+1 n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू
n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू व्हाट 3/5। ठीक है, इस फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2n-1 फैक्टोरियल से ये 2n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, ऊपर बचेगा ट्वाइस ऑफ 2n+1 और नीचे क्या बचेगा n+2 इंटू n+1 इक्वल्स टू वॉट 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 इंटू 2n+1 इक्वल्स टू 3 इंटू ये हो जाएगा n² प्लस 3n+2, तो ये हो जाएगा आपका 20n प्लस 10 और 3n² प्लस 9n प्लस 6। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 3n² माइनस 11n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, तो देखिए 3n² माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3n इंटू n माइनस 4 प्लस 1 इंटू n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 3n+1 इंटू n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू -1/3, 4, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन थ्योरम 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग आर प्लेसेस विद द गिवन ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, अगर मान लो अपने को एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है और एट ए टाइम कितने लेने आर। ठीक है, तो मुझे आर प्लेस चाहिए ना उनको अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, वहां से ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे और उनको आर प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आर प्लेसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर -1th आरथ प्लेस। ओके, नंबर ऑफ चॉइसेस टू फिल आर प्लेसेस। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे एन ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, तो इस प्लेस को मैं कितने टाइप से भर सकता हूँ, एन टाइप से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब सेकंड प्लेस पे आइएगा, अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन अलाउड है, कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है वो यहाँ भी आ सकता है। अब देखिए इस प्लेस को भी फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, एन, और ऐसे इस प्लेस को फिल करने के लिए भी एन, और यहाँ पर सब में एन एन, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ आ सकता है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या होगा यहाँ पे, n इंटू n, तो आर प्लेसेस को फिल करेंगे अपन, तो यहाँ पे n कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, r टाइम्स, तो ये हो जाएगा n⁻⁴ r वेज। ठीक है, तो जब रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, और हमें n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है r प्लेसेस पे, तो टोटल कितने तरीके से अरेंज करेंगे, n⁻⁴ वेज से। ओके, नाउ द थ्योरम 4, ठीक है, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थ्योरम 4 क्या कहती है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स, हमें एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको एक साथ लेना है। ठीक है, इन विच पी अलाइक ऑफ वन काइंड, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स, उनमें पी एक टाइप के हैं, क्यू दूसरे टाइप के हैं, ठीक है, और आर जो है किसी तीसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट इज n-p+q+r, जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी कैसे हैं, डिफरेंट। दिस इक्वल्स टू, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो देखिए टोटल ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास n, उनमें p एक टाइप के, q एक टाइप के और r एक टाइप के। तो जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, p अलाइक ऑफ वन काइंड, q अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, r अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, तो उतने ही फैक्टोरियल से अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स को। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है, n फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उसको इतने से डिवाइड कर देंगे। इसका रीजन क्या होता है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कंसीडर द वर्ड AAB, जैसे मैंने एक छोटा सा वर्ड कंसीडर किया है AAB। ओके, तो यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर परमिटेशंस आएंगे इसके, वो आएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें 3,
और इसमें दो ए एक जैसे हैं, ठीक है, बी उससे डिफरेंट हो गया ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3। फॉर्मूले से ये आ गया अपना, ठीक है। ओके, अब मान लो कि फॉर अ टाइम बीइंग यहाँ पे जो 2 एज दे रखे हैं उनको हम A1 A2 डिफरेंट लेटर्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। A1 A2 इनको डिफरेंट लेटर्स कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब अरेंज करेंगे, जैसे देखो AAB ये अपने आप में एक अरेंजमेंट है। अगर यहाँ पे 2 एज को अगर हम A1 A2 मान लें तो देखिए A1 A2B और A2 A1B, यहाँ पे दोनों ए डिफरेंट हो जाएंगे, तो उस केस में हमें ये दो परम्यूटेशन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये एक ही चीज है, A B, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे B को बीच में ले लेते हैं, A1B A2 A2B A1, ठीक है। ये दोनों परम्यूटेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A B A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों का मीनिंग क्या है, A B A, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जैसे मान लो B को हमने इधर ले लिया तो B A1 A2 और B A2 A1, ठीक है। तो ये दो परम्यूटेशन है, लेकिन ये अपने आप में एक ही परम्यूटेशन है, वो है B A A, क्योंकि यहाँ पे दोनों A कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ, डिफरेंट। क्लियर। तो यहाँ पे जो टोटल परम्यूटेशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, टोटल 6 आ रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल कितने हैं यहाँ पे, 3, मतलब हाफ है ना यहाँ पे। तो देखिए हियर ईच परम्यूटेशन AAB ABA एंड BAA इज बीइंग काउंटेड ट्वाइस, सो एक्चुअल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू व्हाट, 6/2, टोटल 6 है, और हर परम्यूटेशन 2 बार यहाँ पे काउंट हो रहा है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 का मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल और 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 3। तो जो एक्चुअल परम्यूटेशन है यहाँ पे वो कितने होंगे, 3। क्लियर। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जो टोटल परम्यूटेशंस होते हैं ना उनको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे। अब देखिए हमारे पास वर्ड है AAAB AAAB, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ये 3 एज को 3 डिफरेंट लेटर्स A1 A2 A3 मान लें तो अपने पास क्या हो जाएंगे, 4 डिफरेंट लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सबको डिफरेंट मान लें तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगे 4 डिफरेंट लेटर्स के वो कितने जाएंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम वहीं पे आंसर छोड़ देंगे 24 तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, वो 24 कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ, वो भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 3 एज को A1 A2 A3 मान लिया। चलिए जैसे A1 A2 A3 B, A1 अब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, A3 A2 B, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट पोजीशन पे A1 ले लिया, अब A2 ले लेते हैं, A2 A1 A3 B, A2 अब इनकी इंटरचेंज कर दो पोजीशन, A3 A1 B, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे A3 ले लेते हैं अपन, A3 A1 A2 B A3 A2 A1 B, ठीक है। तो ये टोटल 6 परम्यूटेशंस आ गए, और जबकि ये 6 किसके इक्वल हैं, A B के, ठीक है ना। जो यहाँ पे आपको सब डिफरेंट नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली ये सब जो है एक ही चीज़ है, वो क्या है A B, ओके। चलिए ऐसे हमने, चलो यहाँ पे B लास्ट पोजीशन पे था, अब B को हमने सेकंड लास्ट पोजीशन पे कर दिया, A1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, तो A1 A2 B A3, A1 A2 A3 की पोजीशन इंटरचेंज कर दो तो A3 A2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन पे हमने A2 ले लिया, फिर A3 ले लिया, तो यहाँ पर भी अपने को कितने परम्यूटेशंस मिल रहे हैं, टोटल 6, ठीक है। लेकिन ये जो 6 परम्यूटेशंस हैं वो बेसिकली वो किसके इक्वल हैं, A के, ठीक है ना। चलिए अब B को हमने यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ले लिया था लास्ट से, तो यहाँ पे इस केस में कितने परम्यूटेशन आ रहे हैं, 6, और ये जो 6 परम्यूटेशंस हैं वो बेसिकली एक ही चीज़ है, वो क्या है A, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे B को फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, फिर इनको रीअरेंज किया आपस में, तो टोटल कितने परम्यूटेशन आ रहे हैं, 6, ठीक है। और ये 6 परम्यूटेशंस बेसिकली किसके इक्वल हैं, A के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने जैसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा, 4 फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। नीचे अगर आपने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है
कि हर परम्यूटेशन को आप 6 बार काउंट कर रहे हो उसमें, जबकि हमें चाहिए डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हमें क्या चाहिए? डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो टोटल जो डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे आपके, वो बेसिकली कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे 24/6, ठीक है, टोटल 24 है और हर परम्यूटेशन 6 बार यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो 24/6 और 24 को क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4। तो जो एक्चुअल परम्यूटेशंस हैं 4 वो कौन कौन से आपके? ए बी, ए बी ए बी ए बी ए। क्लियर? ये देखो, ये वाला, ये और ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 को डिफरेंट काउंट करके चलेंगे तो टोटल 24 बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना जरूरी है, तब जाके आपको एक्चुअल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही सब लिखा है। हियर ईच परम्यूटेशन दैट इज दिस एंड दिस इज बीइंग काउंटेड 6 टाइम्स, ठीक है। सो एक्चुअल नंबर परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ए बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा यहाँ पे। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन प्रॉब्लम्स लेते हैं। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय परम्यूटिंग और अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, अगर इनके लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो अपने पास टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है अपना इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अपने को बताना है कि इंडिपेंडेंस वर्ड के जो लेटर्स हैं जब उनको अपन रीअरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इंडिपेंडेंस, तो देखो INDEPENDENCE, इस तरीके से लिख लिया हमने, ठीक है, इंडिपेंडेंस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3 अलाइक ऑफ 1 काइंड, ठीक है, ये 2 अलाइक ऑफ 2nd काइंड और ये 4 अलाइक ऑफ 3rd काइंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे? 4 + 2 6 + 3 9 और +3 12। तो यहाँ पे जो टोटल लेटर्स हैं वो हैं आपके 12, ओके। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर? यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब बात करते हैं अपन सेकंड वर्ड की। सेकंड वर्ड क्या है अपना? अरेंज। अब देखिए जब इस अरेंज वर्ड के सारे लेटर्स को अपन जब रीअरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो देखिए ARRANGE, ये लेटर्स हैं इसमें टोटल। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 7, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ये 2 एक टाइप के हो गए, ये 2 एक टाइप के हो गए, ओके। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल 7 है यहाँ पे, इसमें ये 2 एक टाइप के, ये 2 एक टाइप के, तो उतने ही फैक्टोरियल से अपन डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे, जैसे इसमें किया था। टोटल लेटर्स कितने? 12, ठीक है। ये 3 एक टाइप के तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया यहाँ पे, ये 2 एक टाइप के 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और ये 4 एक टाइप के 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। ये हम क्यों डिवाइड करते हैं इस चीज़ को आपको मैं जो है एग्जाम्पल लेके पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखिए थर्ड इंडिया, ठीक है। अगर इसके लेटर्स को अपन रीअरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? तो देखिए INDIA, ठीक है, ये 2 एक टाइप के आ गए। इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं यहाँ पे? 5, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड
इक्वल्स टू टोटल लेटर्स कितने हैं यहाँ पे 5 और इसमें 2 एक टाइप के, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा आपका। चलिए फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, कनाडा। जब वर्ड कनाडा के लेटर्स को अपन रीअरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए CANADA ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 एक टाइप के आ गए अपने, और टोटल कितने यहाँ पे 6, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यही आपका आंसर होगा यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। तो जो वर्ड है अपना कॉन्स्टेंटिनोपल, जब इसके लेटर्स को अपन रीअरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिए CONSTANTINOPLE, क्लियर। तो ये हमारा कॉन्स्टेंटिनोपल में जो लेटर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 एक टाइप के, ये 3 एक टाइप के, ये 2 एक टाइप के, टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं इसमें, 2 और 1 3 और 3 6 7 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू 14 फैक्टोरियल अपॉन, ये 2 एक जैसे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये 3 एक जैसे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और ये 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिसिसिपी, ठीक है। अगर मिसिसिपी के लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाए जाएं तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखिए MISSISSIPPI, ठीक है। तो मिसिसिपी में लेटर्स का डिस्क्रिप्शन ये वाला होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 I हैं, 3 S एक जैसे, ये 2 P एक जैसे, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू व्हाट, तो देखिए 4 3 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, इन हाउ मैनी वेज कैन वी राइट द नंबर 9 एज द सम ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स x y z, ओके। तो चलिए जरा देखते हैं इसको। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, ठीक है। और यहाँ पे x y z क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि x y z की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 7 रहेगी और लीस्ट वैल्यू 1, ठीक है ना। इसमें कोई वेरिएबल हाईएस्ट कितना जा सकता है, 7 जा सकता है ना, 7 + 1 इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा सम 9, ओके। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x y z को हम वैल्यू डिज़ाइन करेंगे। चलो यहाँ पे जैसे हम हाईएस्ट वैल्यू लेके चलते हैं, मान लो हमने इसको 7 दिया तो इसको अपन क्या देंगे 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, तो ये भी तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे ये इसको 1 मिल जाए, इसको 7 मिल जाए, या इसको 7 इनको 1 1, इस तरीके से। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 नंबर्स पॉसिबल हैं इस केस में। मान लो हमने इसको दे दिया 6, ठीक है। अब हमें सम कितना चाहिए 3 चाहिए, तो जैसे 3 चाहिए तो यहाँ पे 1 2 दे दें, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है 3 लाने की नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस केस में कितने नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स कैसे हैं डिफरेंट हैं,
तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब हम अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 6। मान लो इसको हमने 5 दे दिया, ठीक है। अब हमें सम चाहिए 4, तो जैसे 2 2 हो जाए ये दोनों, या फिर ये दोनों जैसे ये 1 3 5 इस तरीके से हो जाए। तो 5 के केस में यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, एक तो 5 2 2 और एक 5 3 1, ओके। तो इस केस में कितने नंबर्स बन जाएंगे आपके, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3, और इस केस में कितने बनेंगे यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। इज दैट क्लियर। मान लो हमने इसको 4 दे दिया, ठीक है ना, तो हमें सम 9 चाहिए, तो इनको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, तो अभी हमें सम 5 और चाहिए ना अपने को, तो 5 के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 2 3 हो जाए या फिर ये 1 4 इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो इस केस में कितने नंबर्स मिलेंगे, ये 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं ना, तो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप इनको, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल से, तो 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू व्हाट, 6, ठीक है। इस केस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप इनको, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 एक जैसे हैं यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू व्हाट, 3, ठीक है ना। मान लो हमने इसको नंबर 3 दिया, तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि सम 9 आ जाए, तो इसको भी 3 और इसको भी 3। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल, तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा, एक रहेगा ना, ठीक है। और फॉर्मूले से जाएं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, टोटल ऑब्जेक्ट्स 3 और तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 18 और 18 और 9 27 और दिस, तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 28 आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे अब हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज टू राइट द नंबर 9 as the sum of 3 positive इंटीजर्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है 28 वेज। तो हम जो है यहाँ पे 28 तरीके से जो है सम 9 ला सकते हैं इन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 30, ठीक है ना। तो सेट a में जो एलिमेंट्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे और लेस देन 30 होंगे, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेट a के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए आपके 10, ठीक है। तो सेट ए में कितने प्राइम नंबर्स होंगे लेस देन 30, 10 प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू सेट ए। तो मतलब x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू टाइप के नंबर अपने को फाइंड करने हैं, ठीक है। जो रेशनल नंबर होता है वो किस टाइप का होता है, p अपॉन क्यू टाइप का। तो देखिए तो यहाँ पे ये p का प्लेस हो गया और ये q का प्लेस हो गया न्यूमरेटर में। तो देखो इसको अपन जैसे फिल कर देते हैं, इसको 10 तरीके से फिल कर देते हैं और इसको भी अपन 10 तरीके से फिल कर देते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रैशनल नंबर्स इक्वल्स टू 10 इंटू 10। क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि इनमें से जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जब सेम नंबर आएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 10। तो 1 आने की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 10 टाइम्स 1 आ जाएगा ना यहाँ पे।
लेकिन 1 अपने को कितनी बार चाहिए, एक बार। तो क्या करेंगे, दिस -9, तो ये हो जाएगा आपका 100 - 9 = 91, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए दूसरा अप्रोच ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो दूसरा अप्रोच में क्या करेंगे, जैसे x = P/Q, ये न्यूमरेटर का प्लेस, ये डिनोमिनेटर का। मान लो हमने इसको 10 तरीके से फिल किया, ठीक है, और इसको हमने किया 9 तरीके से। मतलब क्या हुआ कि जो नंबर यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमें 1 नहीं मिलेगा। 1 कब मिलेगा, जब ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे सेम नंबर आ जाएगा तभी 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अपने को 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सो required number of different rational numbers equals to what, 10 × 9। अब इसमें 1 नहीं आ रहा है, जबकि 1 रेशनल नंबर अपने को मिलेगा यहाँ पे +1, तो ये हो जाएगा 90 + 1 = 91, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 11 एनिमल्स ऑफ अ सर्कस हैव टू बी प्लेस्ड इन 11 केजेस, ठीक है। हमारे पास 11 एनिमल्स हैं, 11 केजेस हैं, ठीक है। ओके, 1 एनिमल इन ईच केज, हर केज में सिर्फ एक ही एनिमल जाएगा। इफ 4 ऑफ द केजेस आर टू स्मॉल फॉर 6 एनिमल्स, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ केजिंग ऑल द एनिमल्स, ठीक है। तो देखिए, तो ट्राई करते हैं इसको अपन। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोचेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे इसका, ठीक है। देखिए 11 एनिमल्स को मैं डिनोट कर देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 से, ठीक है। और 11 केजेस को C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये मान लो एनिमल A1 है, ये एनिमल A2 है, ये A3 है, A4, ये एनिमल हमारा A5 है, ये एनिमल हमारा A6 है, ये एनिमल A7, ठीक है, एंड सो ऑन। ये एनिमल है हमारा A11, क्लियर। अब इनके करस्पॉन्डिंग केजेस बनाएंगे अपन, जैसे ये केज बन गया अपना, ये केज अपना C1 है, ये केज C2 है, C3, C4, C5, ये C11, क्लियर। अब देखो वो क्या कह रहा है, इफ 4 ऑफ द केजेस आर टू स्मॉल फॉर 6 एनिमल्स, ठीक है ना। मान लो वो 4 केजेस जो है आपके ये हैं, और वो जो 6 एनिमल्स हैं वो आपके ये हैं, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग केजेस हैं वो ये हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं वो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं आपके,
वो इन केजेस में नहीं जा सकते, ठीक है ना। इन 6 एनिमल्स के लिए ये 4 केजेस बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो इनको अपन कंसीडर नहीं करेंगे इन एनिमल्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें अरेंज होंगे। ये टोटल कितने केजेस हैं आपके? 7 केजेस। तो ये जो 6 एनिमल्स हैं आपके इन 7 केजेस में अरेंज होंगे आपके, ठीक है ना। तो पहले जिन एनिमल्स को लेकर प्रॉब्लम है तो पहले उनको अरेंज कर देते हैं अपन, ठीक है। फिर बाकी के जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो किसी भी केज में जा सकते हैं आपके। ओके, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ केजिंग ऑल द एनिमल्स इक्वल्स टू। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इन 6 एनिमल्स को इन 7 केजेस में अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल A1 को ले लिया, तो ये अब कितने केजेस अवेलेबल हैं इसके लिए? 7। तो ये कितने तरीके से जा सकता है? 7 तरीके से। और दूसरा 6 तरीके से, तीसरा 5 तरीके से, चौथा 4 3 2। ओके, तो देखिए पहले अपन क्या करेंगे, जो 6 एनिमल्स हैं उनको इन 7 केजेस में डालेंगे। तो पहले A1 जाएगा 7 तरीके से, A2 जाएगा 6, A3 जाएगा 5, A4 जाएगा 4, A5 जाएगा 3, A6 जाएगा आपका 2 तरीके से, ठीक है, इनटू। अब देखो हमने क्या किया, ये जो जिन एनिमल्स को लेके प्रॉब्लम था उनको हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारे कितने केज ऑक्यूपाई हो चुके हैं? 6 केजेस। ओके, अब कितने बचे? 5। यहाँ पे कितने केजेस बचेंगे? 5। और कितने एनिमल्स बचे? 5। तो जो रिमेनिंग 5 एनिमल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी भी केज में अपन डाल सकते हैं। तो जिनकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दी, ठीक है ना। तो रिमेनिंग एनिमल्स को अरेंज करने का तरीका रहेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 केजेस 5 एनिमल्स। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये 7 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 2 तक। तो इसमें × 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा अपना 7 फैक्टोरियल और वो क्या बन जाएगा अपना 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये होता है 5040 और ये होता है आपका 120। तो ये हो जाएगा आपका 604800। तो टोटल इतने तरीके से अपन 11 एनिमल्स को 11 केजेस में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, हाउ मैनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 5 7 6 8 9। ओके, इफ फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रिपीटेशन इज अलाउड। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर? हियर डिजिट्स टू बी यूज्ड आर 0 5 6 7 8 9। ये डिजिट्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम जो है ऑड नंबर्स बनाएंगे ग्रेटर देन 6 लाख, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट में तो अपने को जो नंबर्स बनाने वो ऑड नंबर्स बनाने और 6 लाख से ग्रेटर बनाने, ठीक है। और हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है वो कितने टोटल 6 डिजिट्स हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे वो हमारे कितने डिजिट्स के होंगे? 6 डिजिट्स के ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 6 प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 प्लेसेस हो गए आपके। इस प्लेस पे मैं कौन सा नंबर डाल सकता हूँ? 5 डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि फिर जो अगर मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो जो हमारा नंबर होगा वो 5 लाख में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 6 7 8 9
इन 4 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट डाल सकता हूँ इस प्लेस पे मैं। तो इस प्लेस को मैं ओवरऑल कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 4 तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे नंबर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो नंबर को ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट्स डिजिट हमारा ऑड होना चाहिए। तो अगर यूनिट्स डिजिट ऑड होना चाहिए तो यहाँ पे 5, 7, 9 में से कोई एक नंबर आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। जो नंबर यहाँ पे आ सकता है वो नंबर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्लेस को अपन कितने तरीके से फिल करेंगे? 3 तरीके से, ठीक है। देखिए, जो नंबर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने फुलफिल कर दी कि यहाँ पे नंबर हमारा जो है 6 लाख से ग्रेटर होना चाहिए, नंबर ऑड होना चाहिए। तो उसके लिए इस प्लेस पे कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, इस प्लेस पे कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये रिमेनिंग 4 प्लेसेस को अपन को फिल करना है अब, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। जो डिजिट्स यहाँ पे यूज हो चुके हैं वो फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। तो इसको अपन कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? इस प्लेस को 6, इसको 6, इसको 6 और इसको 6, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, सो रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 6 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे इसको अपन। तो 12 इंटू 36 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1296। तो दिस इक्वल्स टू 1,552 आंसर, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे 1,552 नंबर्स पॉसिबल हैं जो 6 लाख से ग्रेटर होने चाहिए और प्लस ऑड होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? रिपीटेशन इज अलाउड। चलिए अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? नंबर्स वही चाहिए, उसी टाइप के चाहिए अपने को, 6 लाख से ग्रेटर होने चाहिए प्लस ऑड होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे। अगर डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले तो आप 6 प्लेसेस बनाएंगे। ये आपके 6 प्लेसेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने डिजिट 6 डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली नंबर हमारा 6 लाख से ग्रेटर हो जाएगा, ओके। दूसरी बात यह है कि नंबर कैसा होना चाहिए? ऑड। तो लास्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 5, 7, 9, 3 में से कोई एक डिजिट आ सकता है। तो देखो इस प्लेस को बनने का तरीका 1 और इस प्लेस को फिल करने का तरीका 3। क्लियर? ओके, अब चलिए इनको फिल करते हैं। अब हमारे पास देखिए 2 डिजिट हमारे यूज हो चुके हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब हमारे पास अब कितने डिजिट्स बचे? 4, ठीक है। तो इस प्लेस को बनने के तरीके 4, 3, 2, 1, ओके। तो यहाँ पे कितने नंबर्स मिलेंगे आपको? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 3 इक्वल्स टू वॉट? 72, ओके। प्लस और क्या पॉसिबिलिटी है? मान लो यहाँ पे 7 आ गया। अगर यहाँ पे 7 आ गया, नंबर हमें ऑड चाहिए, तो लास्ट प्लेस के लिए क्या पॉसिबिलिटी बचती है? 5, 9 दोनों में से कोई एक नंबर आ जाए, ठीक है। तो इसको अपन 2 तरीके से फिल कर सकते हैं और इसको अपन एक तरीके से। बाकी नंबर्स को इन 4 प्लेसेस पे डाल देंगे। तो 4 इंटू 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 48। प्लस और क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मान लो नंबर 8 आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 आ जाएगा तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बचेंगी ऑड नंबर बनाने के लिए? 5, 7, 9, इन तीनों में से कोई डिजिट आ सकता है यहाँ पे। तो इसको फिल करने का तरीका 1 और इसको फिल करने के तरीके 3, ठीक है। बाकी 4 प्लेसेस को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। सो दिस इक्वल्स टू 72। तो यहाँ पे ऐसे 72 नंबर्स होंगे, ठीक है। प्लस अब देखिए लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे?
कि यहाँ पे मान लो 9 आ जाए, ठीक है। अब नंबर ऑड भी चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट प्लेस पे फोकस करेंगे तो 5 7 में से कोई एक डिजिट आना चाहिए यहाँ पे। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 2, इस प्लेस को फिल करने का तरीका 1, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग 4 प्लेसेस हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट्स को डाल दीजिएगा। तो 4 × 3 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, × 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स टू 72 + 48 + 72 + 48। तो ये हो जाएगा आपका 144 + 96, तो ये हो जाएगा आपका 240। तो टोटल 240 नंबर्स पॉसिबल हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अ सेल्फ कंटेन्स 20 बुक्स ऑफ विच 4 आर ऑफ सिंगल वॉल्यूम एंड अदर फॉर्म सेट्स ऑफ 8 5 एंड 3 वॉल्यूम्स, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच the books may be arranged on the shelf so that first part volume of each set will not be separated, ठीक है। second part volume of each set will not be separated and their volume should be in their due order। ओके, यहाँ पे ड्यू ऑर्डर का मतलब क्या है, a state in which objects are arranged logically। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ कंटेन्स 20 बुक्स, ठीक है ना, ऑफ विच 4 आर ऑफ सिंगल वॉल्यूम एंड अदर फॉर्म सेट्स ऑफ 8 5 एंड 3 वॉल्यूम्स। चलिए तो देखिए जैसे मान लो अपने पास बुक्स हैं A B C D, ये सिंगल वॉल्यूम की हो गई। और देखिए E, इसके अपन 8 वॉल्यूम्स ले लेते हैं यहाँ पे, E1 E2 E8, ठीक है ना। नेक्स्ट F बुक है अपनी, इसके 5 वॉल्यूम्स ले लेते हैं अपन, F1 F2 F5, ये इसके 5 वॉल्यूम्स हो गए। नेक्स्ट बुक G लेते हैं अपन, इसके 3 वॉल्यूम्स G1 G2 G3, ठीक है। तो ये हमारा बुक्स का डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। तो चलिए अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ईच सेट विल नॉट बी सेपरेटेड, मतलब इसके जो वॉल्यूम है ना E1 से लेके E8 तक सब एक साथ रहने चाहिए, ये एक साथ रहने चाहिए वॉल्यूम, और ये एक साथ रहने चाहिए। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है अब अपने लिए, कि जो चीज़ एक साथ रहना चाहेगी ना उसका अपन एक बंडल बना देंगे। क्या बनाएंगे, बंडल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये A B C D, यहाँ पे E1 E2 E3 अप टू E8, इसका एक बंडल हमने B1 बना दिया, ठीक है, इसका एक बंडल बना दिया। और यहाँ पर देखिएगा F1 F2 अप टू F5, इन बुक्स का एक बंडल बना दिया। इसको अपन नाम दे देते हैं बंडल B2, ठीक है। और ये तीनों वॉल्यूम्स एक साथ रहना चाहते हैं, G1 G2 G3, इसको अपन बंडल B3 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ये चीज़ें एक साथ रहनी चाहिए, तो जो एक साथ रहनी चाहिए उनका अपन हमेशा एक बंडल बनाएंगे, और वो जो पूरा बंडल होगा वो एक 1 यूनिट का काम करेगा। किसका काम करेगा, 1 यूनिट, या फिर 1 ऑब्जेक्ट जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अपने पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7, अब अपने पास टोटल 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इक्वल्स टू, तो टोटल 7 यूनिट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल
ठीक है, इनटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बंडल में भी अरेंजमेंट लगेगा 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1। ठीक है, 8 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1। तो बंडल B1 में जो वॉल्यूम्स हैं वो भी आपस में रीअरेंज होंगे कितने तरीके से, 8 फैक्टोरियल से, क्योंकि सभी डिफरेंट है ना। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B3। ठीक है, तो बेसिकली आपका यही आंसर होगा इस पार्ट का। क्लियर। चलिए अब देखो सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ईच सेट विल नॉट बी सेपरेटेड एंड देयर वॉल्यूम शुड बी इन देयर ड्यू ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू ऑर्डर मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ, अ स्टेट इन विच ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज लॉजिकली। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स का जो ऑर्डर है वो लॉजिकली होना चाहिए। तो लॉजिकली का मतलब क्या होगा यहाँ पे, या तो वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग में, तो दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना इनको। यहाँ पर भी इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे ही यहाँ पे ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, दो तरीके से, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं वो एक साथ रहने चाहिए। जैसे बुक ई के वॉल्यूम एक साथ, बुक एफ के वॉल्यूम एक साथ, बुक जी के वॉल्यूम एक साथ। तो टोटल कितने यूनिट्स होंगे अपने पास, 7 यूनिट्स, तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंट्रा अरेंजमेंट होगा, इंट्रा मतलब बंडल B1 में अरेंजमेंट होगा, बंडल B2 में अरेंजमेंट होगा, बंडल B3 में अरेंजमेंट होगा। जो अरेंजमेंट होगा वो कितने तरीके से होगा, दो तरीके से, क्योंकि जो वॉल्यूम्स हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तभी अपने को एक लॉजिकल ऑर्डर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 5040 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 40320। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की कहानी अपन यहीं फिनिश करते हैं, फिर आगे की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।